नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 109 के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो यदि आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये चर्चा करी थी कि भारत में फारसी भाषा का उदय कैसे हुआ, जहां हमने ये जाना कि जब गजनवियों का आक्रमण भारत पर हुआ था तो उसके बाद भारत में फारसी साहित्य और फारसी संस्कृति का उदय शुरू हुआ। इसके बाद गौरियों के शासनकाल में और उसके बाद तैमूर के शासनकाल में फारसी भाषा विकसित होती गई। फारसी भाषा को विकसित करने में अनेक इतिहासकारों और अनेक विद्वानों का योगदान रहा, जिनमें से हमने जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो के योगदान के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि मुग़ल काल के दौरान किस प्रकार से भारत में फारसी साहित्य फला फूला, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबों की भी चर्चा की जाएगी जिससे हमें मुग़ल काल की जानकारी मिलती है, किंतु वो किताबें ये भी बताती हैं कि फारसी भाषा का कितने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अखलाक साहित्य क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि इंशा नवीसी लेखन की कला क्या होती है। तो इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सही प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जहां यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से मुग़ल काल में फारसी साहित्य का विकास होता है। तो देखिए, जब मुग़ल काल की शुरुआत भारत में होती है तो मुग़लों की जो भाषा थी वो थी तुर्क, लेकिन पश्चिमी एशिया से संबंध बनाने के लिए इन्होंने अपने दरबार में बड़े पैमाने पर ईरानी लोगों को रखा, ताकि ईरान के लोगों से और पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनसे इनके संबंध अच्छे बने रहें। जब मुग़लों के दरबार में ईरानी लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ती गई तो अपने आप ही तुर्क का स्थान फारसी भाषा ने ले लिया। अब ऐसे में बड़े पैमाने पर साहित्यिक रचनाएं हुई, किताबें लिखी गईं, ऐतिहासिक दस्तावेज लिखे गए, राजाओं की जीवनियाँ लिखी गईं, आत्मकथाएं भी लिखी। इसके साथ साथ प्रशासनिक दस्तावेज तैयार किए गए। ये सब फारसी भाषा में हुए, जिसकी वजह से फारसी भाषा फलती फूलती चली गई। यहाँ पर यही बताया जाएगा। तो देखिए, फारसी भाषा का जो सबसे ज़्यादा फलना फूलना हुआ वो हुआ अकबर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर का शासनकाल जो था उसकी सबसे बड़ी बात थी कि अकबर के शासनकाल के दौरान इस्लामिक साम्राज्य के 1000 वर्ष पूरे हो गए। 1000 वर्ष को हम बोलते हैं सहस्त्राब्दी। तो इस्लामिक साम्राज्य की सहस्त्राब्दी वर्ष था ये। तो ऐसे में जो इसकी 1000वीं वर्षगांठ थी, इसको यादगार बनाने के लिए अकबर ने किताब की रचना का आदेश दिया, और इस किताब का नाम रखा गया तारीख़-ए-अल्फ़ी। ये किताब सन 632 से लेकर यानी कि 632 से लेकर अकबर के शासनकाल तक की अवधि के इतिहास को बताएगी। ये किताब 1592 में पूरी होती है, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद को इस किताब को पूरी करने के लिए कहा जाता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने एक किताब लिखी, तबक़ात-ए-अकबरी। घटनाएं इसमें 1594 तक की हैं। 1594 में लेखक की मृत्यु हो जाएगी। निज़ामुद्दीन की बात की जाए तो अपनी किताब को 9 क्षेत्रों में बांटता है, और प्रत्येक का वर्णन एक अलग भाग में किया जाता है, जैसे दिल्ली, गुजरात, बंगाल, मालवा, जौनपुर, सिंध, कश्मीर, मुल्तान, इन सब के बारे में लेखक लिखना चाहता है। लेखक अकबर के साम्राज्य के शहरों और कस्बों के बारे में प्रत्येक प्रकार की जानकारी दे रहा है। यानी कि अकबर के शासनकाल में जो इतिहास लिखा जा रहा है वो धार्मिक इतिहास भी लिखा जा रहा है और राजनीतिक इतिहास भी लिखा जा रहा है, और अकबर के साम्राज्य का बड़े रोचक तरीके से वर्णन भी किया जा रहा है कि अकबर का साम्राज्य कैसे कैसे फैला हुआ है। बताया जाता है कि अकबर के साम्राज्य में 3200 तो कस्बे थे और 120 शहर शामिल थे। लेखक हर एक के बारे में अलग अलग लिखना चाहता है, लेकिन लेखक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। कुछ लेखक ऐसे भी रहे जिन्होंने शासन के विरुद्ध भी रचनाएं लिखी। बदायूनी ने अकबर के शासनकाल में विधर्मिता और नए नए विचारों के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम था मुंतखब-उत-तवारीफ, जिसमें उसने घटनाओं की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए किताब को गुप्त रूप से रखा। यानी कि उसने इसे सबके सामने प्रचारित नहीं किया, उसने इसे गुप्त रूप से लिखा है।
बाद में पता चला इस किताब के बारे में। पुस्तक 3 खंडों में 3 यूनिट में लिखी गई है। पहली यूनिट में सुबुक्तिगीन के समय से लेकर हुमायूं तक, और दूसरा अकबर के शासनकाल से संबंधित है। वो अकबर के शासनकाल में ना इस्लाम के महत्व पर शोक प्रकट करता है कि कहीं ना कहीं अकबर के शासनकाल के समय इस्लाम में गिरावट दर्ज की गई। तीसरे खंड में तज़किरा के रूप में अकबर के काल के मशाइखों, उलमाओं यानी कि जितने भी धार्मिक गुरु थे मुस्लिम में, कवियों और चिकित्सकों की जीवनियों के बारे में तज़किरा में बताया गया है। एक और लेखक बहुत फेमस रहेंगे, अबुल फजल। जब हम अबुल फजल की बात करेंगे तो अबुल फजल की एक किताब है अकबरनामा, और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है ना, आईने अकबरी, ये बहुत फेमस रही है, जिसके बारे में चैप्टर में आगे बताया भी जाए। आगे चैप्टर में जो अगली हेडिंग है वो ये है कि इतिहास के रूप में संस्मरण तथा अन्य जीवनी परक लेखन। तो देखिए, इतिहास में जो व्यक्तिगत स्मृतियों के आधार पर यानी कि व्यक्तिगत यादों के आधार पर जो लेख लिखे जाते हैं, उन सभी लेखों को संस्मरण कहा जाता है। यानी कि जब भी आप हिस्ट्री में संस्मरण वर्ड सुनेंगे तो आप ये बात ध्यान रखना, ये किसी व्यक्ति की अपनी निजी स्मृतियाँ होंगी, निजी यादें होंगे। जैसे कि बाबर के बारे में जो लिखा गया है वो बाबरनामा लिखा गया है। इसी प्रकार से गुलबदन बेगम ने जो एक किताब लिखी है वो हुमायूं नामा लिखी है, जिसे अहवाल ए हुमायूं पातशाह भी कहा जाता है। तो देखिए, जो बाबर का संस्मरण है यानी कि जो बाबर की स्मृति है, जिसे हम तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं, ये मूल रूप से तो तुर्क भाषा में लिखी थी, जिसे इस्लामी साहित्य में एकमात्र आत्मकथा कहा जाता है। यानी कि बाबर एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, और उस किताब को हम क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसमें बहुत सारी घटनाओं का बड़े पैमाने पर वर्णन किया गया है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये कहा जाता है कि किताब ना अपने काल की सत्य और निष्पक्ष विवरण को प्रस्तुत करती है, क्योंकि बाबर ये कहता है कि उसने जो भी कहा है वो सर्वथा सत्य है। उसने ये कहा है कि जैसी मैंने घटनाएं ये लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल वो वैसी ही हुई हैं। वो कहता है कि जो भी मैंने लिखा है वो प्रत्येक शब्द में निष्ठापूर्वक सत्य है। बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है, किंतु उसका जो विवरण है वो 7 सितंबर 1529 पर ख़त्म है। यानी कि बाबर की मृत्यु तो कब है, 1530 में, लेकिन उसकी किताब में जो लिखी गई है ना बात, वो 7 सितंबर 1529 तक की लिखी गई है। उसने जो घटनाओं को एक डायरी के रूप में लिखा, जैसे डायरी लिखते हैं ना, वैसे लिखा है उसने बाबरनामा को। भारत में उसके संघर्ष और विजयों के बारे में इसमें लिखा गया है। उस क्षेत्र की राजनीति, सैन्य व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी लिखा गया है, जहां उसने अपनी गद्दीनशीनी के बाद से शासन किया। और बाबर उन शब्दों में भारतीयों की कमजोरी को भी दर्ज कराता है। वो कहता है कि सारा हिंदुस्तान पता है कैसा था, उसमें कोई भी एक ऐसा राजा नहीं था, कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो बड़ा सुल्तान हो, जिसने पूरे भारत को अपने अधीन कर रखा हो। हर एक राजा अपने आप को छोटे से इलाके में रखता है और उसी छोटे से इलाके को जीतने का दम रखता है, उसी छोटे से इलाके का राजा बनने के लिए वो आतुर है। ये सब बाबर लिख रहा है। लेकिन वो भारतीय शहरों और गांवों की प्रकृति को भी बारे में बताता है। वो प्रकृति प्रेमी था। वो टिप्पणी करता है कि हिंदुस्तान में किसी गांव या बस्ती का विनाश और निर्माण, यहाँ तक कि शहरों का भी, एक झटके में हो जाता है। यानी कि प्रकृति क्षणभंगुर है, क्षण भर के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत के जो लोग थे उनके मन में लड़ने की भावना ही नहीं थी। कह रहा है एक बड़े से शहर में कई सालों से लोग रह रहे होते हैं, और पता क्या होता है, डर के मारे वो क्या करते थे, परित्याग कर देते हैं। किसी दिन ऐसे शहर को खाली कर देते हैं जिस शहर को उन्होंने कभी खून पसीने से बनाया था, उसका कोई भी निशान और चिन्ह नहीं बचता। वो कहता है कि अगर उनके मन में किसी शहर के निर्माण का ख्याल आता है तो पता क्या करते हैं, तो वो किसी सिंचाई के नहर खोदने या बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो क्या करते हैं, सरल रूप से पर्याप्त पराली और अनेक पेड़ों की टहनियों की मदद से झोपड़ी खड़ी कर लेते हैं, तुरंत एक नगर बना देते हैं। यानी कि अगर उन्हें नगर बनाना है तो तुरंत एक नगर बना देंगे, और अगर खाली करना है तो तुरंत ही भाग भी जाएंगे। ये सब बाबर कहता है। बाबर भारत में शिल्पकारों की मौजूदगी से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, अचंभित था कि भारत में इतनी कुशल पैमाने की कारीगरी होती है। इतने बड़े पैमाने पर भारत में असंख्य शिल्पकार रहते हैं। वो कहता है कि प्रत्येक पेशे और व्यापार में लगे हुए कामगारों की संख्या यहाँ पर असंख्य है। कितने प्रकार के पेशे लोगों के, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। वो कहता है हर एक चीज़ पे वंशानुगत अधिकार है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक जैसे काम करते हुए आ रहे हैं। बाबर का जो ये संस्मरण है ना, बाबरनामा, ये उसे एक प्रकृतिवादी के रूप में बताता है। उसका वहाँ के पर्यावरण और भौतिक भूगोल से भी बहुत अच्छा संबंध है। वो पर्यावरण के अध्ययन में भी गहन रुचि रखता है।
विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी खींचने के लिए विभिन्न उपकरणों और विशेषकर फारसी शहर के चरस का विस्तार विवरण वो करता है। बाबर हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि के रूप में लेकिन कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसे पता हमेशा किस चीज़ की याद आती थी, समरकंद के उद्यान वाले महल और अपनी मातृभूमि के खरबूजे। वो पता क्या कहता है कि कई लोग आम की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो पता क्या कहता था, खरबूजे को छोड़कर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। यानी कि कभी भी बाबर ने भारत को अपनी मातृभूमि माना ही नहीं। तो वो था भी तो नहीं यहाँ का, तो माने कैसे। तो बाबरनामा क्या बता रही है आप समझ गए। ठीक इसी प्रकार से गुलबदन बेगम, जो कि बाबर और दिलदार बानो बेगम की पुत्री थी, गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। उसका जो अवलोकन है वो राजप्रसाद यानी कि राजमहल के एक अंतरंग व्यक्ति के बारे में बताना चाहती है। वो हिंदुस्तान में मुगल संप्रभुता की स्थापना के बारे में बता रही है, क्योंकि मुगल संप्रभुता की स्थापना कैसे हुई इसकी एकमात्र गवाह कौन थी, केवल और केवल गुलबदन बेगम। जब वो मात्र 8 साल की थी ना तो बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव से रहा, क्योंकि हुमायूं को एक बार को तो भारत छोड़कर ही जाना पड़ गया था, लेकिन वो फिर वापसी करता है और फिर अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तो हुमायूं नाम एक जन्म, मृत्यु तथा अन्य संबंधित सारे समारोह के बारे में लिखता है। यह शासक के औपचारिक दरबार और उसकी अलग भी गतिविधियों का वर्णन करता है। यानी कि जहाँ बाबरनामा भारत के गांव और शहरों के ऐतिहासिक विवरण का वर्णन करता है, वहीं जो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है वो भी एक राजनीतिक संस्मरण है। वो मुगलों के दरबार और दरबार से इतर जितनी भी संस्कृतियाँ उसके बारे में बता रही है। हुमायूं नामा बाबर तथा हुमायूं पर प्रकाश डालता है और मुगल के हरम के जीवन के बारे में भी बताता है, मुगलों के सामाजिक संबंध के बारे में बताता है। देखिए जो हरम शब्द है ये मुगलों की घरेलू दुनिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ महिलाएं निवास करेंगी। इसके साथ साथ ये विवरण यही बताता है कि शाही खानदान की महिलाएं विवाह और सामाजिक आचारों के मामले में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। महिलाएं राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हुमायूं नामा पढ़कर हमें यह भी पता चलता है। हमें यही पता चलता है कि हरम की प्रधान जो होती थी वो मुख्य रानी नहीं होती थी बल्कि राजमाता होती थी। कई बार हमें पता क्या लगता है कि जो पटरानी होती थी, जो बड़ी बेगम होती थी, वही हरम को चलाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हरम को चलाती थी राजमाता। समझ गए भाई बात को आप। तो गुलबदन बेगम का जो हुमायूं नामा है इस काल के जीवंत अनुभवों के बारे में, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के बारे में बता रहा है। तो 2 किताबों की अब तक हमने बात करी, एक बाबरनामा की और एक हुमायूं नामा की। अब हम बात करेंगे बहुत ही एक तगड़ी किताब के बारे में जो मुगल साम्राज्य का खाका प्रस्तुत करती है, जिसका नाम है अकबरनामा। अब जी अकबरनामा ये कौन लिखेगा? अबुल फजल। अबुल फजल की बात की जाए ना तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था और उसका एक भाई और था फैजी, वो भी बड़ा विद्वान लेखक था। तो जब हम अबुल फजल की बात करते हैं तो हमें उसके ना इंट्रोडक्शन के लिए किसी नाम की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। लेकिन फिर भी यहाँ बताया गया कि अबुल फजल फैजी का भाई था और महान विद्वान शेख मुबारक नागौरी का पुत्र था। जहां अबुल फजल शुरुआत में दरबार का सचिव था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अकबर से मित्रता बढ़ती गई, क्योंकि अबुल फजल पता बहुत ही अच्छा तर्कवादी बंदा था, लॉजिक बड़े अच्छे देता था। इसके अलावा ये कट्टरपंथी भी नहीं था, जिसकी वजह से ना अकबर और इसके संबंध बहुत मजबूत होते चले गए। तो अकबर ने इसे ना एक किताब लिखने के लिए कहा, अकबरनामा, और अबुल फजल एक किताब लिखेगा अकबरनामा, जो 3 खंडों में बटी होगी और इसका तीसरा खंड होगा आईने अकबरी। आईने अकबरी पता क्या बताता है हमें? मुगल साम्राज्य की कृषि के बारे में बताता है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताता है, अकबर के शासनकाल की पूरी जो प्रशासनिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें अकबरनामा से पता चलता है। अकबरनामा की बात की जाए तो ये अकबर के 46वें शासनकाल पर समाप्त होता है। यानी कि अकबर के शासनकाल के जब 46 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इतनी इसमें वर्णन किया गया है, इतनी इसमें जानकारी दी गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही अबुल फजल की हत्या करवा दी जाएगी वीर सिंह बुंदेला से। और ये वीर सिंह बुंदेला से पता है हत्या करवाई जाएगी, कौन करवाएगा? अकबर का बेटा सलीम। यानी कि सलीम एक षड्यंत्र रचेगा और वीर सिंह बुंदेला नाम के बंदे से इसकी हत्या करवा देगा अबुल फजल की। तो इसलिए जो अपनी किताब लिख रहा होगा अकबरनामा, ये 46 वर्ष पर खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये आईने अकबरी हमें क्या बता रही है? आईने अकबरी हमें अकबर के साम्राज्य का खाका प्रस्तुत कर रही है, उसकी कृषि व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सब का वर्णन अकबरनामा में किया गया, जो कि 3 यूनिट में बटी हुई है। और इसकी तीसरी यूनिट का नाम जो है आईने अकबरी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। अबुल फजल की बात की जाए तो अबुल फजल अपनी इस किताब में ये प्रशासनिक नियमों के बारे में भी लिख रहा है, साम्राज्य और प्रांतों की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी लिख रहा है,
यानी कि साम्राज्य कहाँ तक फैले हैं, प्रशासन कहाँ तक आ रहा है, प्रशासन कहाँ तक फैला हुआ है, लोग कहाँ कहाँ से किस प्रकार से टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा अबुल फजल ने जो किताब लिखी है, इस किताब के पीछे का उद्देश्य कुल मिलाकर यह है कि वो मुगल साम्राज्य की समृद्धि के बारे में बता रहा है। उसने मुगल साम्राज्य की ना कमियों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, उसने मुगल साम्राज्य की सिर्फ विशेषताएं और बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें भी लिखी हैं। इसके अलावा अबुल फजल की बात की जाए तो वो अबुल फजल मुगल राजाओं के बारे में जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि ईश्वर से प्राप्त देवीय प्रकाश है, यानी कि मुगलों को ईश्वर से ही ये चीज़ मिली है कि वो शासन करें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में पता क्या लिखा होगा कि मुगलों की एक रानी होगी अलान कुआं, और ये बताया जाएगा वो सूर्य के प्रकाश से गर्भवती हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। जिससे पता चलता है कि मुगल जो है ना वो देवी शक्ति थे। ऐसा अबुल फजल कह रहा है, एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से वो अकबर को एक आदर्श सम्राट मान रहा है। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में वो लीडरशिप प्रदान कर रहा है अकबर को। कौन? अबुल फजल। इसके अलावा वो बताता है कि राजा के नियम एक आदर्श पुरुष की तरह होने चाहिए। अबुल फजल के लेखन की जो सीमा है वो अकबर को एक आदर्श बादशाह, आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित करने के उत्साह में निहित है, और अकबर की उपलब्धियों के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है। उसकी कमजोरियों को इसमें नज़रअंदाज किया गया है। तो कुल मिलाकर अकबरनामा क्या है, अकबर की कहानी, और उसके लेखक कौन है? अबुल फजल। तो अगर हम मुगल काल में बात करें इतिहास की तो 3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब एक बाबरनामा, एक हुमायूंनामा और एक अकबरनामा। तो बाबरनामा का लेखक कौन है? खुद बाबर, जो कि उसकी आत्मकथा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। और अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। ये सब फारसी भाषा के साहित्य हैं भाई, जिससे पता चलता है कि फारसी साहित्य किस प्रकार से भारत में फल फूल रहा है। तो जब हम काव्य रचनाओं की बात करेंगे, कविताओं की बात करेंगे, तो अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि थे। अकबर मुस्लिम शासकों में सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसने कवियों को उपाधियों से नवाजा, और उसने जो उपाधि दी वो दी मलिक उश शुआरा, यानी कि सबसे सर्वोच्च कवि। तो सबसे सर्वोच्च कवि की जो उपाधि थी उसका नाम क्या था? मलिक उश शुआरा। तो अकबर एक पहला बंदा ऐसा था जिसने इस प्रकार की जो उपाधियां देनी शुरू करी। अबुल फैजी, जिसे हम सिर्फ फैजी के नाम से भी जानेंगे, अकबर द्वारा दी गई इस उपाधि का सबसे पहला बंदा था, सबसे पहला कवि था फैजी, जिसे ये उपाधि सबसे पहली बार दी गई थी। इसके अलावा बताया जाता है कि अकबर के दरबार में जो ईरानी कवि थे ना, टॉप लेवल के जो 59 कवि थे उनमें से केवल 9 ही थे जो गैर ईरानी थे, यानी कि 59 में से 9 बंदे ऐसे थे जो गैर ईरानी थे और 50 बंदे यानी ईरानी थे, जो कि मैंने पहले बता दिया कि मुगल दरबार में ईरानियों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर होगी और वो प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निज़ाम उल दीन बख्शी 81 ऐसे ईरानी कवियों का उल्लेख करता है जिन्हें मुगल के बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। यह बताया जाता है कि 100 से अधिक कवि और 31 प्रतिष्ठित विद्वान अकेले अब्दुल रहीम एक खान के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में जो कवियों का विकास हुआ, जो कविताओं का विकास हुआ, उसमें दीवान, गज़ल, मसनवी ये सब प्रसिद्ध हुई। फैज़ी की बात की जाए, फैज़ी भारतीय मूल का था और हमें पता हो अबुल फजल का बड़ा भाई था। जबकि हम बात करें सैयद जमालुद्दीन की, नज़ीरी की, ख्वाजा सैन की, तो ये सब अकबर के दरबार के बड़े प्रतिष्ठित कवि थे। नाम याद रहे तो लिखना, नहीं तो फैज़ी का नाम आप जरूर लिखना। कहा जाता है कि ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई बाजार नहीं जहां पुस्तक विक्रेता इन कवियों के किताबें ना रखता हो, सड़क के किनारे खड़े होकर ना बेचता हो। अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैज़ी था, इसकी जो धार्मिक विश्व दृष्टि है पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए फेमस रहा है। बदायूनी फैज़ी के काव्य कौशल की अत्यंत प्रशंसा करता है, यानी कि जो बदायूनी इतिहासकार है वो फैज़ी के काव्य कौशल की अत्यंत प्रशंसा करता है और ये कहता है कि फैज़ी ने 5 मनस्वियों की रचना करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो केवल 2 ही किताब लिख पाया, एक नल दमन और एक मरकज़ अदवार। उसकी अच्छी से अच्छी जो श्रेष्ठतम काव्य रचनाएं थी उसमें उसकी किताब है नल दमन। तो इस प्रकार से जो काव्य रचनाओं का विकास हुआ, इसने भी फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया। आगे चैप्टर में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंशा नवीसी लेखन की कला क्या होती है। तो अगर क्वेश्चन आया बाबरनामा पर टिप्पणी कीजिए,
हुमायूं नामा पर टिप्पणी कीजिए या आईन अकबरी पर टिप्पणी कीजिए। आई होप सो इन प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे। देखिए चैप्टर में जो वर्ड है ना वो थोड़े से टफ हैं और चैप्टर लेंथी भी हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश की जा रही है बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए ताकि आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर हमें बताते जाइए, और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो देखिए इंशा नवीसी लेखन क्या होता है, तो इंशा नवीसी लेखन को हम प्रारूप लेखन की कला भी कहते हैं। देखो प्रारूप को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, मान लो कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, कुछ इतिहास तैयार कर रहे हैं, तो पहले ना उसे रफ आइडिया लगाते हैं। हम रफ आइडिया लगाते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे लिखें। तो जब हम रफ आइडिया लगाते हैं तो उसी रफ आइडिया को बोलते हैं प्रारूप लेखन की कला या इंशा नवीसी। बताता है इंशा का अर्थ होता है सृजन। सृजन का मतलब क्या, बनाना। मध्यकाल में जो दस्तावेजों के नमूने तैयार किए जाते थे, निजी पत्र लिखे जाते थे, राज्यों का जो पत्र व्यवहार था कि हाँ भाई यहाँ से वहाँ तक संदेश पहुँचेंगे, वहाँ से वहाँ तक संदेश पहुँचेंगे, ये सब इंशा नवीसी लेखन में आएगा। इससे हमें बड़े पैमाने पर मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासों के बारे में जानकारी मिलेगी। इंशा लेखन जो लिखा जाता था वो दीवानी संदर्भ में लिखा जाता था। देखिए दीवानी मतलब सारे के सारे आंकड़े जमीन जायदाद और राजस्व के बारे में, टैक्स के बारे में होंगे। इंशा साहित्य हमें दिल्ली के सुल्तानों और बाद के मुगलों के कार्यालयों में कैसे कार्य किया जाता था, इन सब के बारे में भी बताता है। दो प्रकार के इंशा लेखन होंगे, एक वास्तविक होंगे और एक इमेजिनेशन पर होंगे। यानी कि कुछ लोग वहाँ की परिस्थितियाँ देखेंगे और अपने आप लिख देंगे, लेकिन कुछ लेखक ऐसे होंगे जो सिर्फ फैक्ट को लेकर चलेंगे। तो इंशा लेखन कितने प्रकार का होगा, ये दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक और एक लगभग काल्पनिक। तो मुगल काल में जो इंशा संग्रह बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हकीम यूसुफी के बदाई उल इंशा से शुरू करके मलिक ज़ादा के निगराननामा ए मुंशी तक बहुत बड़े पैमाने पर इंशा संग्रह में मिलेंगे। सभी इंशा संग्रहों में अबुल फजल का नाम सबसे ऊपर है, जो कि हमने पिछले पैराग्राफ में बात भी करी। मुक्ताब ए अल्लामी उसके भतीजे अब्दुल समद द्वारा संकलित एक किताब है। इसी प्रकार से रक्कात ए अबुल फजल, नूरुद्दीन मोहम्मद ने अबुल फजल के भाई फैजी का एक इंशा संग्रह लिखा है जिसका नाम है लतीफ़ा ए फैजी। तो अबुल फजल के जो मुकाताब ए अल्लानी है, रक्कात ए अबुल फजल अकबर शाही खानदान के सदस्यों तथा मुगल उमरा को लिखे गए पत्रों का एक संकलन है। यानी कि जो मुकाताब ए अल्लामी है और रुक्कात ए अबुल है, ये अबुल फजल ने जो लिखा है इसमें, वो लिखा है किसके बारे में, मुगल उमराओं को लिखे गए पत्रों का एक क्या, ये एक संकलन है। इन पत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले वो पत्र हैं जो अकबर ने खुद अधिकारियों के लिए लिखे हैं और विदेशी प्रतिष्ठानों के लिए भेजे हैं। बहुत सारे जो आदेश जारी करें, फरमान जारी करें, इनके बारे में भी लिखा गया है। दूसरे नंबर में वो पत्र आते हैं जो राज्य की नीतियों के बारे में बताते हैं। तीसरे नंबर पर सामान्य पत्र हैं। अबुल फजल के यानी कि इन पत्रों के संकलन को ही क्या कहते हैं, मुकातबात ए अल्लामी। तो देखिए साथ के साथ अगर आप चैप्टर में ये वर्ड्स देखते रहेंगे तो आपको ये लिखने में आसानी होगी और आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिसकी बात भी हमने करी थी। 21 साल की उम्र में अकबर के दरबार में उसे प्रवेश मिला और उसने अकबर के दरबार में मलिक अल शुआरा की उपाधि से नवाजा गया। ये भी बात हमने कर ली थी कि कवियों की जो श्रेष्ठतम जो उन्हें उपाधि दी जाती थी, उस उपाधि का नाम क्या था, मलिक अल शुआरा। और सबसे पहली बार ये उपाधि किसको मिली थी, फैजी को। फैजी ने जो इंशा फैजी किताब लिखी है वो बहुत ही खास रही है, जिसमें उसने अकबर को लिखी गई 5 अर्जदाश्त, इस तरीके की अर्जदाश्त जो थी वो फैज द्वारा अकबर को 1591 में लिखी गई थी, जब वह बुरहानपुर में नियुक्त था। कौन, फैजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंशा नवीसी लेखन कला क्या होती है, तो आप बताओगे इंशा नवीसी जो लेखन कला है उसे हम प्रारूप लेखन कला भी कह सकते हैं, जहाँ इंशा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सृजन है, जहाँ बड़े पैमाने पर बहुत ये फैक्ट पर आधारित भी होंगे और इमेजिनेशन पर भी आधारित होंगे। जो फैक्ट पर आधारित होंगे वो बड़े बड़े इतिहासकार लिखेंगे जो दरबारों में ही नियुक्त होंगे, जिसमें पत्रों को लिखा जाएगा, पत्रों का संकलन किया जाएगा। इन पत्रों के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि बादशाह के संबंध किस किस से कैसे कैसे थे। इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत के काल के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों को समझने के लिए भी ये जो इंशा नवीसी लेखन कला है ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो इस लेखन कला से संबंधित जो लेखक रहे हैं उनमें नाम रहा है फैजी का।
जहाँ फैज़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। जहाँ फैज़ी ने लाहौर से लेकर बुरहानपुर तक के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी नगर हैं उसका वर्णन किया है अपनी किताब में। वह बुरहानपुर के क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता के पपीते और अंजीर उत्पादन का वर्णन भी करता है। दिलचस्प बात यह है कि फैज़ी अकबर को जिल अल अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया कहता है, जबकि अबुल फजल ने उसे फर्रे इजादी यानी कि ईश्वर से उद्भूत प्रकाश कहा है। इसके अलावा फैज़ी की अगर बात करें, उसने अकबर के धार्मिक विचारों के अनुरूप विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया है और कहा है कि सजदा केवल ईश्वर के सम्मुख ही किया जाता है। राजा के सामने सजदा करने की जरूरत नहीं है, सजदा तो सिर्फ एक ही जगह होगा, किसके सामने? ईश्वर के सामने। इसके अतिरिक्त जब फारूकी शासक ने सिजदा करने की अनुमति मांगी तो फैज़ी ने अकबर के धार्मिक विचारों के अनुरूप क्या किया, ये कहा कि सिजदा केवल ईश्वर के सम्मुख किया जाना चाहिए। वो लुधियाना के फौजदार के अत्याचारों का भी उल्लेख करता है। वहीं वो सरहिंद, थानेसर और पानीपत के फौजदारी और करोड़ियों की तारीफ भी करता है। वो दिल्ली के आसपास की डकैतियों में गुजरों के शामिल होने का उल्लेख भी करता है। इस प्रकार फैज़ी की जो ये किताब है इंशा संग्रह, ये राजव्यवस्था, समाज और संस्कृति को समझने की जानकारी का एक मूल्यवान क्या है? स्रोत है। कुछ इसी प्रकार से और भी लेखक रहे हैं, जैसे मीर अबुल कासिम, इसकी एक किताब है मुशांत ए नमकीन, जो कि हमें इस काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में एक अच्छी मदद करती है। तो इंसा नवीसी लेखन क्या है आप बता देंगे? अगर 2-3 किताबों के नाम लिख सकते हैं तो बड़ी बात है, नहीं तो आप ये बताना कि इंसा नवीसी लेखन क्या होता है और इससे के क्या महत्व है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। आगे चैप्टर में आधिकारिक दस्तावेजों के बारे में बात की गई है कि बहुत सारे आधिकारिक दस्तावेज हैं जिससे हमें फारसी भाषा के साहित्य के बारे में पता चलता है और यही पता चलता है कि उस दौरान कौन कौन से अधिकारी कार्यरत थे और इन अधिकारियों की क्या क्या भूमिका थी। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उसके बहुत सारे लेखन हमें मिले हैं, बहुत सारे पत्र मिले हैं, बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। इसमें हमें बादशाह के आदेशों के बारे में पता चलता है, शहजादों द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में पता चलता है। बादशाह के द्वारा जो आदेश जारी किए गए उन्हें फरमान कहा गया है और शहजादों द्वारा जो आदेश जारी किए गए उन्हें निशान कहा गया है। बादशाह ने अपने अधीनस्थ जितने भी लोग हैं उन्हें निर्देश जो जारी किए उन्हें परवाना कहा गया है। इसी प्रकार से बादशाह की जो आज्ञा है उसे कहा गया हस्ब उल हुक्म। तो ये सारे जो वकैब्स हैं ये सब हमें उन आधिकारिक दस्तावेजों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड ना आपके लिए बिल्कुल लॉटरी की तरह हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी वगैरह में कि हाँ भाई, इस राजा के शासनकाल में यानी कि अकबर के शासनकाल में इस अधिकारी को क्या कहते थे, इस प्रकार के लेखन कला को क्या कहते थे। तो इसलिए ना अगर कोई पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है या आगे चलकर नेट जेआरएफ की तैयारी करेगा तो देखिए उसे किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर से एक दिन पहले वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है। तो आगे देखिए, आगे इसमें ये बताया गया है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। ये बताया गया कि नई भर्ती कैसे होगी, मनसबदारी प्रणाली कैसे होगी, टैक्स किस प्रकार से लिए जाएंगे, ये सब चीज़ें हमें आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलती है। भूमिदान किस किस को किया जाएगा, इसके अलावा जागीरदारों की जो जागीरदारी प्रथा शुरू की गई है, इस प्रथा के नियम क्या होंगे, ये सब हमें आधिकारिक दस्तावेज से ही पता चलते हैं। यानी कि 16वीं सदी के इतिहास में एक तो इंशा लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका है और दूसरी आधिकारिक दस्तावेजों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे चैप्टर का एक और प्रश्न और ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। चैप्टर का प्रश्न है कि अखलाक साहित्य क्या होते हैं। तो देखिए, शासन की कला के बारे में जो साहित्य बताता है उसे हम अखलाक साहित्य कहते हैं। यानी कि अखलाक साहित्य एक निर्देशात्मक साहित्य होते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं हमें। ये बताते हैं कि शासनिक कला क्या होनी चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत कैसे होने चाहिए, राजा के क्या गुण होने चाहिए। अखलाक साहित्य ये बताता है कि एक आदर्श शासक के गुण और कर्तव्यों की क्या क्या भूमिका हो सकती है। वो भारत में रची गई इस प्रकार की कई सारी किताबें हैं जो राजाओं के आदर्शों के बारे में बता रही है। जैसे फ़क़े मुदब्बिर की एक किताब है आदाब उल हर्ब या शुजात, जयाउद्दीन बरनी की एक किताब है फतवाए जहांदारी। तो इन सभी किताबों को हम अखलाक साहित्य की श्रेणी में रखेंगे। कौन सी किताबों के बारे में? जो हमें राजा के कर्तव्यों की जानकारी देती है, राजा के गुणों के बारे में बताती है, राजा प्रशासन कैसे चलाए। ये सारी जो किताबें होती हैं वो होती हैं अखलाक साहित्य, जिसमें आप जयाउद्दीन बरनी की फतवाए जहांदारी का एग्जाम्पल लिख देना। तो मुगलों से संबंधित सबसे शुरुआती जो अखलाक है वो बाबर काल से संबंधित है और इसके बाद धीरे धीरे करके हमें हर एक राजा के अखलाक साहित्य का पता चलेगा। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ यहाँ किताबें लिखी गई, किताबों की लाइनें लिखी गई हैं। जैसे मुजफ्फर आलम की किताब है एक, उसमें लिखा गया है कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो मानव के मामले में राजा को परस्पर सहयोग होना चाहिए, न्याय पर आधारित साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए,
ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति और स्वयं की इच्छा के अनुसार उसे शासन करना चाहिए। एक संस्था होनी चाहिए जो संतुलनकारी हो और शरिया के उद्देश्यों की पूर्ति करती हो। यानी कि शरिया क्या है? शरिया कुरान और हदीस के नियमों पर आधारित एक कानून है। शरिया भी बिना एक न्यायपूर्ण राजा द्वारा लागू हुए काम नहीं कर सकती। यानी कि शरिया की व्याख्या करने वाला जो राजा, शरिया की व्याख्या करने वाला जो गुरु होना चाहिए, उसे भी उसकी व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो राजा को इसके बारे में बता सकता है और तभी राजा सच्चा हो सकता है। तो राजा का मुख्य कर्तव्य ये होता है कि वो प्रेम को बढ़ावा दे, अनुकंपा को बढ़ावा दे और लोगों को अपने नियंत्रण में रखे। इसी प्रकार से मुजफ्फर आलम ने लिखा है कि आदर्श राजनीतिज्ञ कौन है? जो अपनी प्रजा को पुत्र और पुत्रियों की भांति समझता है, अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी लालच और कामनाओं को नियंत्रण में रखता है। एक राजा के नियम ये हैं। तो अखलाक साहित्य में न्याय, सामाजिक भाईचारा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, राजा के गुण कैसे हों, इन सब का वर्णन किया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे इस चैप्टर का एक सारांश दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, चैप्टर में एक पैराग्राफ और है कि कुछ भारतीय किताब थी जिनका फारसी में अनुवाद किया गया। शुरुआत में ये संस्कृत या अन्य भाषाओं में लिखी गई थी। जैसे कि एक किताब हम सभी जानते हैं महाभारत, जब इसका अनुवाद किया गया तो इसे हम बोलते हैं रज़्मनामा। तो संस्कृत ग्रंथों का बड़े पैमाने पर फारसी में अनुवाद किया गया। कुछ अरबी और तुर्की ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर का जो प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया है। कुछ ये विद्वान ये कहते हैं कि अनुवादों की प्रयोजना हिंदुओं को शांत और संतुष्ट करने से अधिक थी। फारसी का आधिकारिक जो भाषा का दर्जा था वो आमजन की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए था कि जितने बड़े पैमाने पर जो साहित्य का सृजन किया जाएगा उतने बड़े पैमाने पर लोग उसे पढ़ेंगे, उतने बड़े पैमाने पर उस भाषा का भी उन्हें ज्ञान होगा। जैसे कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं तो हमें देखिए कितने सारे शब्दों के बारे में तो पता चल रहा है। तो 1582 में अकबर ने महाभारत का अनुवाद शुरू करवाया। तो महाभारत का जो अनुवाद है उसे क्या कहते हैं हम? रज़्मनामा। और बदायूनी ने इस ग्रंथ के अनुवाद का जिम्मा लिया और बाद में इसका काम जो पूरा कराया वो कराया मुल्ला श्री नकीब खान ने और सुल्तान हाजी थानेसरी द्वारा। ठीक है भाई। इसके अलावा फैजी से महाभारत का काव्यात्मक संस्करण पूरा करवाने के लिए कहा गया। यानी कि फैजी से ये कहा गया कि महाभारत को कविता में लिख दे, लेकिन फैजी इस बात काम को पूरा नहीं कर पाया। इसी प्रकार से बदायूनी ने रामायण का अनुवाद भी किया है और ये परियोजना 1591 में पूरी हुई। निजाम पानीपति ने योग वशिष्ठ वेदांत दर्शन पर एक ग्रंथ है, इसका अनुवाद भी करवाया। इसी प्रकार से गैर धार्मिक प्रकृति के जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे, संस्कृत के जो ग्रंथ थे, इनका ही फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो ये कुछ भारतीय रचनाएं थी जिसमें रामायण और महाभारत की बात कुल मिलाकर की गई है कि इनका अनुवाद भी करवाया गया। भगवान राम की हिंदू राजाओं के आदर्श की जो कहानियाँ थीं उनका भी वर्णन करवाया गया है, उनका भी अनुवाद करवाया गया है। अकबर का वर्णन भी विष्णु के अवतार के रूप में किया जाता है। ठीक है भाई। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको कुछ हद तक समझ में आया हो। और जो वर्ड्स की दिक्कत हैं इसके लिए आप ना हिस्ट्री वकैब की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आके उन वकैब को पढ़िए, तो आपको इस चैप्टर को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।